जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन में और मैं हूं आपका मास्टर अनिल। आइए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। मैंने आपको बताया कि जो हम इस समय सेगमेंट ले रहे हैं प्यारे बच्चों, वो अप्रैल 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 का ले रहे हैं। ठीक, इसके क्या ले रहे हैं? करंट अफेयर्स ले रहे हैं, समसामयिक घटनाक्रम ले रहे हैं। ठीक है, समसामयिक घटनाक्रम की क्लास चल रही है। मैंने आपको बताया है, जिसको करंट अफेयर्स कहते हैं, सीए कहते हैं फुल इसके शॉर्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि हमने यूपी स्पेशल समाप्त कर लिया है, विशेष करंट अफेयर्स का, राष्ट्रीय यानी नेशनल इवेंट्स समाप्त कर लिया है, इंटरनेशनल हमारा समाप्त हो गया है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हमारा समाप्त हो गया है। ठीक, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो प्लेसेस हैं, चर्चित स्थल जिसको कहते हैं, इंग्लिश हिंदी में कहेंगे चर्चित स्थल, चर्चित स्थल, फेमस प्लेसेस। ठीक, फेमस। इससे क्या होता है? एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर होता है। इसके साथ ही यानी कि चूंकि ये छोटा टॉपिक होगा और कुछ ही देर में समाप्त हो जाएगा, तो चर्चित स्थल में इसके साथ में हम लेंगे फेमस पर्सनालिटी, उसके बाद में चर्चित व्यक्ति ले लेंगे। ठीक, इसी में इससे भी एक क्वेश्चन आता है जिसके अंतर्गत जो पर्सनालिटी होंगे किस वजह से फेमस है, किस वजह से चर्चा में है इस समय। ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन आ जाता है आराम से। उसमें यह है कि किसी अगर विशेष व्यक्ति यानी कि फेमस व्यक्ति की डेथ हुई है, उसको भी इसी के अंतर्गत आते हैं, और लगभग एक ही क्वेश्चन इन जगहों से आता है। अब ये जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में जो चीजें हुई हैं उसके बारे में ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं? चर्चित स्थल और चर्चित व्यक्ति। एक एक क्वेश्चन इससे आते हैं। ये संपूर्ण जब होगा, मतलब हम ये नहीं कह रहे अभी ये आधा है। जब हम जैसे सपोज करिए कि अगर मई में एग्जाम है किसी का, तो मई से पहले यानी कि अप्रैल लास्ट तक जितने भी ये चर्चित स्थल और चर्चित व्यक्ति होंगे अगर हम ले लेते हैं, तो वो आप तरीके का संपूर्ण पैकेज हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि दिसंबर के बाद से हम जनवरी 2023 से लेकर के 2023 से अप्रैल और मई 2023 तक का सारा कवर करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, मतलब ये पूरा ही पैकेज आपको मिलेगा एक वर्ष का, यानी एक वर्ष का पूरा करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा मई से पहले पहले। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, सबसे जो बात है उसमें ये है प्यारे बच्चों कि ये फैक्ट होंगे। ठीक, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको बार बार रिवीजन करने की चीजें, इसमें समझने की बहुत ज्यादा कोई गुंजाइश रहती नहीं है। जो चीजें होती हैं हम बात करते हुए चलेंगे, थोड़ा बहुत अगर उस पर समझ बनाना होगा समझ बनाते चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है? राखी गढ़ी एक प्लेस है, मैंने बताया चर्चित स्थल की बात कर रहे हैं, फेमस प्लेसेस की। तो राखी गढ़ी, राखी गढ़ी ये प्लेस जो है ये पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा में अगर आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसके घर के अंदर जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो ये जो स्थल है राखी गढ़ी, वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, ये वैसे तो इतिहास में भी, हिस्ट्री में भी इसका क्वेश्चन पूछता है, और ये राखी गढ़ी से बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, जिसमें ये भी रहता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है। तो हम चूंकि हिस्ट्री पे अभी न जा करके हम बात करंट अफेयर्स की कर रहे हैं, तो इसी पर करेंगे। कहां पर है ये भी पूछा गया है, ये इतिहास के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राखी गढ़ी कहां पर है, तो हरियाणा में है। ठीक, ये तो हिस्ट्री क्वेश्चन हो गए। चलिए ठीक है, करंट अफेयर्स के अंदर बात कर लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, ठीक है, सर्वेक्षण विभाग लगातार खुदाई करा रहा है, जिसके अंतर्गत राखी गढ़ी से 5000 वर्ष पुराना, 5000 वर्ष पुराना एक रिहायशी अवशेष मिला है। ठीक, जिसमें क्या मिला है? पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री नुमा संरचना। क्या मिला है? पुरानी आभूषण बनाने की, आभूषण गहने वगैरह बनाने की जो है फैक्ट्री कह सकते हैं, कारखाना कह सकते हैं, संरचना मिली है। ठीक, फैक्ट्री मिली है, यही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। ठीक, पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री प्राप्त हुई है, कहां से? राखी गढ़ी से, 5000 वर्ष पुराना। अब ये क्या इंगित कर रहा है?
इसमें घरों की संरचना, रसोई परिसर आदि मिले हैं, जिससे क्रमिक विकास को दिखता है कि कैसे करके प्राचीन काल से आधुनिक काल तक में विकास कैसे हो रहा था। तो क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा, सीधे सीधे बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि पहला है इसलिए आपको समझा दें क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक तो क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में से कहां से पुराने आभूषण बनाने की फैक्ट्री प्राप्त हुई है। राखीगढ़ी, लोथल, रोपड़, ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा, तो जिसको पता होगा वो आंसर करेगा, नहीं तो इधर उधर देखेगा। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए, जो चर्चित स्थल है वहां से क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट होता है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो क्या मिला है, पुराने आभूषण बनाने की फैक्ट्री मिली है, कारखाना मिला है। कहां से मिला है, तो राखीगढ़ी से मिला। ठीक, ये एक प्राचीन स्थल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री सब्जेक्ट की वजह से भी क्वेश्चन काफी आते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या है हमारी, एक ऐसे ही दीमा हसाओ है, दीमा हसाओ। ठीक, दीमा हसाओ ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है असम में, स्थान है असम में, दीमा हसाओ। ये भी प्राचीन काल के रूप में ही फेमस है, दीमा हसाओ। यहां से क्या हुआ है, महापाषाणकालीन पत्थर, ये महापाषाणकालीन, अगर हिस्ट्री आप पढ़े, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े तो आपको समझ में आ रहा होगा, महापाषाणकालीन क्या मिला है यहाँ पर, एक तरीके से पत्थर के जो है जार या घड़े मिले हैं, पत्थर के जार या कह सकते हैं घड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक, घड़े प्राप्त हुए हैं। अब इससे क्या होता है, तो यही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कहां से हाल ही में खुदाई में पत्थर के जार और घड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो दीमा हसाओ असम से। अच्छा, इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है प्यारे बच्चों कि चूंकि दीमा हसाओ जो है असम में है, ये पूर्वोत्तर भारत का पार्ट है ना, पूर्वोत्तर भारत का पार्ट है। असम क्या है, पूर्वोत्तर भारत का पार्ट है, तो इसका मतलब ये है कि पूर्वोत्तर भारत से तो दक्षिण पश्चिम एशिया है हमारा। ठीक, जहां से आप देखते हैं कि लाओस हो गया, इंडोनेशिया होगा, इनसे किस तरीके से जुड़ाव था। ठीक, संबंध, इसका मतलब दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध थे हमारे। ठीक, दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, आपका म्यांमार हो गया, ये जो आते हैं दक्षिण एशियाई देश, उससे इसका मतलब संबंध था, इससे पता चलता है। और आगे बाकी रिसर्च का विषय वस्तु होगी। तो 2 बातें हो गई, दीमा हसाओ से क्या मिला है, पत्थर के जार और घड़े मिले। इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि पूर्वोत्तर भारत के जो संबंध थे वो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ में थे। इस तरीके के साक्ष्य और अवशेष मिले हैं, बाकी आगे की चीज होगी। ठीक, तो यही क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके इसके अंदर आएंगे। और एक क्वेश्चन जरूर होता है किसी भी एग्जाम में, आइए देख लेते हैं। सिमलीपाल, अगला है सिमलीपाल। सिमलीपाल पड़ता है ओडिशा में, उड़ीसा कहते थे, अब ओडिशा नाम हो गया। कहां, सिमलीपाल ओडिशा। क्यों फेमस है सिमलीपाल इस समय, करंट अफेयर्स में अगर इसका नाम आया सिमलीपाल का, तो किस लिए आया है, ये यहां पर एक राष्ट्रीय, सिमलीपाल आप जानते हैं, सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, या बाघ रिजर्व है। ठीक, टाइगर रिजर्व भी है, क्या कहते हैं, बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, इसी बाघ अभ्यारण्य में एक काले रंग का बाघ मिला है, मतलब जो बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है या बहुत कम मिलता है, तो दुर्लभ है जो काला बाघ देखा गया है, काले रंग का बाघ देखा गया है, इसीलिए ये फेमस है, काला बाघ देखा गया। ठीक, कहां देखा है, सिमलीपाल उड़ीसा के बाघ अभ्यारण्य में देखा गया काला बाघ। अब काला बाघ देखा गया है, तो काला बाघ इसका एक नाम और है, इसको काले बाघ को क्या कहा जाता है, इस काले बाघ को कहा जाता है मेलेनिस्टिक बाघ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेलेनिस्टिक बाघ कहा जाता है। ठीक, मेलेनिस्टिक बाघ कहा जाता है, काला बाघ को क्या कहा जाता है, मेलेनिस्टिक बाघ कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य में मेलेनिस्टिक बाघ पाए गए, पता लगे कि काला बाघ दे ही ना, ये दे दे मेलेनिस्टिक बाघ, तो आपको जानना जरूरी है कि ये होता क्या है। तो मेलेनिस्टिक बाघ कहां पाया जाएगा, तो सिमलीपाल उड़ीसा में, हाल ही में पाया गया सिमलीपाल उड़ीसा में। ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है आपको, बस इतनी सी बात, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अच्छा, आइए जब बात हो गई है तो
अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस देख लेते हैं कब पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब होता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब पड़ता है? तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस आपका पड़ता है 29 जुलाई को, ठीक है। 29 जुलाई को बाघ दिवस पड़ता है, ठीक है। 29 जुलाई को बाघ दिवस पड़ता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन इंडिपेंडेंट पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है? कोझिकोड। कोझिकोड किसको? कोझिकोड पड़ता है केरल में। कोझिकोड, ठीक। कहां पड़ रहा है? केरल में। कोझिकोड पड़ रहा है केरल में। किस लिए फेमस? यहां एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है? एचडीएफसी बैंक ने अपनी एक महिला शाखा खोली है। एक महिला, फुल्ली महिला शाखा खोली है अपनी, इसलिए मेनली बैंकिंग सेक्टर के जो बालक हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के, उनके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। बाकी चूंकि पहली महिला शाखा है एचडीएफसी बैंक की, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा। कोझिकोड पड़ता कहाँ है? केरल में पड़ता है, आपको बता दिया। आइए देख लेते हैं आगे क्या है। ये सारे फैक्ट हैं प्यारे बच्चों, इनको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा, तभी आप पाएंगे। नागालैंड, आइए देख लेते हैं। नागालैंड पूर्वोत्तर भारत का एक प्लेस है। नागालैंड क्यों फेमस है इस समय खास तौर से? नागालैंड में क्या हुआ है प्यारे बच्चों? नागालैंड में 119 वर्ष बाद, 119, यहां पर एक दीमापुर रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन दीमापुर है, ठीक। दीमापुर रेलवे स्टेशन एकमात्र रेलवे स्टेशन है दीमापुर, ठीक, अब तक, ठीक। और ये जो रेलवे स्टेशन दीमापुर है प्यारे बच्चों, ये 1903 का है। 1903 का है। और हाल ही में अभी 119 वर्षों बाद, 119 वर्ष बाद दूसरा रेलवे स्टेशन यहां खोला गया है 2022 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेशन खोला गया है 2022 में, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सोखुबी। क्या नाम है? सोखुबी रेलवे स्टेशन, ठीक। सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है, सोखुबी रेलवे स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन है जो 119 वर्षों बाद यहां पर खोला गया, ठीक। दीमापुर 1903 का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जानकारी के लिए सिर्फ बता रहे हैं। 119 वर्षों बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ध्यान देना है कि सोखुबी जो रेलवे स्टेशन हुआ है ये दीमापुर का, यानी कि नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। इसमें केवल और केवल आपको फैक्ट मिलेगा, थोड़ी बहुत जानकारियां आपको देते रहेंगे, ठीक। नागालैंड कोहिमा राजधानी इसकी पड़ती है, आपको ऐसे थोड़ी बहुत और जानकारी देते रहेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं दासपारा। एक जगह का नाम है दासपारा। दासपारा, दासपारा कहां पड़ता है? त्रिपुरा में, ठीक। त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर, त्रिपुरा है, त्रिपुरा अगरतला, ठीक। राजधानी त्रिपुरा अगरतला, दासपारा, ठीक। दासपारा यहां पर है। क्या है इसकी खासियत? ये भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया। क्या है? भारत का जो पहला है, भारत का पहला बायो विलेज, बायो गांव, बायो विलेज घोषित किया गया है, ठीक। घोषित किया गया बायो विलेज, ठीक। भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया। अब बायो विलेज क्या है इसको जान लेते हैं। कहां? दासपारा को घोषित किया गया। दासपारा पड़ता कहां है? त्रिपुरा में पड़ता है। तो बायो विलेज किसको कहते हैं? बायो विलेज के अंदर क्या है? पूरा जो गांव है इसका, पूरा विलेज, पूरा गांव जो है कृषि और मत्स्य पालन है, मछली पालन पर आधारित है, मत्स्य पालन, ठीक। पर पूरा गांव, पूरी इकोनॉमी, पूरा सब कुछ यहाँ कृषि और मछली पालन पर आधारित है, इसी से चल रही है पूरा गांव। अमूमन इस गांव के अंदर 64 परिवार हैं। 64 परिवारों को इसी व्यवस्था के साथ ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? भारत का पहला बायो विलेज गांव कौन सा है? दासपारा, त्रिपुरा के में। हो सकता है केवल त्रिपुरा दे दे या केवल दासपारा दे दे। आपको ध्यान रखना होगा कि त्रिपुरा या दासपारा में से कोई दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे, त्रिपुरा और दासपारा, ठीक। तो आइए आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फैक्ट है, एक एक चीज आपको ऐसे ही मिल जाएगी, ठीक। अगला देख लेते हैं। दासपारा के बाद आइए चलते हैं मोढेरा।
आपको थोड़े सैर भी कराते रहते हैं। मोढेरा क्या है? मोढेरा गुजरात, गुजरात का एक जगह है मोढेरा। ठीक, यहाँ का सूर्य मंदिर बहुत फेमस है, हमने इससे पहले क्लासों में बात हुई है हमारी। मोढेरा गुजरात, ये क्यों फेमस है अभी हाल ही में? तो मोढेरा प्यारे बच्चों गुजरात के मेहसाणा जिले में पड़ता है। मोढेरा कहाँ पड़ता है? मेहसाणा जिले में। अगर गुजरात के मेहसाणा जिले में, गुजरात स्टेट हो गया, मेहसाणा जिला हो गया। ठीक, मेहसाणा जिले में पड़ता है मोढेरा। ये ऐसा हुआ है 24/7 यानी कि 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। भारत का पहला ऐसा गांव है, पहला गांव, भारत का पहला गांव जो 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना है। सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना है। ठीक, ध्यान रखिएगा, संचालित गांव बना है ये। ठीक है, संचालित गांव बना है कितना? पहला ऐसा गांव भारत का है जो 24 घंटे 24/7 मतलब 7 दिन और 24 घंटे, ये ऐसा गांव बना है मोढेरा मेहसाणा जिले का, 24 घंटे चलने वाला है। किससे? सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, बाकी चीजें आपका सूर्य मंदिर और इससे रिलेटेड चीजें इससे पहले आपको हम बता चुके हैं। अगर आप रिवीजन क्लास में लेना चाहेंगे तो आपको इसे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें दिया हुआ है। ठीक, आइए आगे चल लेते हैं। उज्जैन, आइए मध्य प्रदेश चलते हैं, आपको घुमाते हैं। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है। उज्जैन, उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ एक महाकाल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यद्यपि ये कॉरिडोर तो कई चरणों में बनना है, महाकाल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक, महाकाल कॉरिडोर। ठीक, एक तरीके से महाकाल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। क्या है महाकाल कॉरिडोर का मतलब? क्या है? महाकाल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, महाकाल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये कई चरणों में बनना है, लेकिन अभी इसका पहला चरण पूरा हुआ है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और ये लगभग 900 मीटर अभी लंबा है, 900 मीटर से अधिक लंबा है। ज्यादा जानकारी नहीं, इतना यानी कि सिर्फ यही पूछ लेगा महाकाल कॉरिडोर निम्नलिखित में से कहाँ है, तो उज्जैन में है। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। बस इतनी सी बात जानने की जरूरत है। ठीक, महाकाल कॉरिडोर, ये यहाँ पर क्या है, जो मूर्तियां हैं अमूमन त्रिशूल की आकृति के और बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से, बालू पत्थर से बना करके ये अनेक आकृतियां बनाई जाएंगी बड़ी बड़ी, और उस पर शिव जी की आकृति होगी। ठीक, महाकाल शिव जी को ही कहते हैं, आपको पता है ये बात। आइए देख लेते हैं। वायनाड, केरल में वायनाड है। वायनाड कहाँ है? पड़ता है केरल में। वायनाड वैसे भी इसलिए फेमस है क्योंकि राहुल गांधी, आपको पता है कि यहीं के सांसद हैं वायनाड के, अभी सुर्खियों में है बहुत मामला ये वायनाड के ही, केरल। ये क्या हुआ है कि नीति आयोग ने क्या है प्यारे बच्चों कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, नीति आयोग का एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। ठीक, किसका है? नीति आयोग का। नीति आयोग का, इसीलिए इस पर बात हो रही है, शायद बात भी नहीं हो रही होती। ठीक, नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसमें क्या हुआ है कि वायनाड को प्रथम स्थान मिला है। ठीक, इसको क्या मिला है? प्रथम स्थान मिला है, वायनाड को प्रथम स्थान मिला है। ये है क्या चीज? ये मेनली स्वास्थ्य और कुपोषण। ठीक, स्वास्थ्य में अच्छा काम करने के लिए, पोषण में काम करने के लिए, और वित्तीय समावेशन, ठीक, वित्तीय समावेशन के साथ साथ में क्या है कि कौशल विकास की तरफ भी काम करने की वजह से इसको मिला है। कौशल विकास में विशेष भूमिका अदा करने के लिए वायनाड को, केरल के वायनाड को ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग ने इसको प्रथम स्थान दिया है इसमें। ठीक, केवल इतनी सी बात है, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे करके देखिए, हमने आपको मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा, नागालैंड सब कुछ घुमा दिया। ऐसे ही आपको पूरा भारत घुमा देंगे, फिर फॉरेन भी, विदेश भी लेके चलेंगे और घुमाते रहेंगे ऐसे धीरे धीरे करके। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। ये तो हमारा लगभग हो रहा है कि जो प्लेसेस थे, यानी कि फेमस प्लेसेस जो थे वो समाप्त हो रहे। आगे देख लेते हैं जो फेमस पर्सनालिटीज हैं,
उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, क्या है फेमस पर्सनालिटीज, क्या है, यानी कि चर्चित व्यक्ति कह सकते हैं, चर्चित, हिंदी में कहेंगे चर्चित व्यक्ति। तो आइए चर्चित व्यक्ति के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं आपके बहुत पुराने कैरेक्टर बालवीर को, यानी देव जोशी। आप जानते हैं, अगर एक धारावाहिक आता था बालवीर, अगर आपने देखा होगा, मैंने बहुत ज़्यादा देखा तो नहीं है कभी, लेकिन बस सुना है कि हाँ बालवीर कोई धारावाहिक था, कोई सीरियल था। जो बालवीर बना था लड़का वो देव जोशी, उसी का नाम है। ठीक, बालवीर, ठीक है, देव जोशी। अब ये क्यों करंट में इस समय आ रहे हैं देव जोशी, बालवीर, जिनका नाम देव जोशी था? ये आप जानते हैं कि एलन मस्क की एक कंपनी है। एलन मस्क को जानते होंगे, जो विश्व के सबसे अमीर आदमी में से हैं, एलन मस्क। उनकी एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स नाम है उस कंपनी का। नाम क्या है? स्पेस एक्स। ठीक, इस स्पेस एक्स ने क्या किया है कि 8 व्यक्तियों को, ठीक, स्पेस एक्स ने क्या किया है कि 8 व्यक्तियों को एक बनाया है, एक पैनल बनाया है जिसमें 8 व्यक्तियों को चंद्रमा पर लेके जाया जाएगा। ठीक, ये स्पेस क्राफ्ट के द्वारा स्पेस एक्स ने एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाया है, इसके माध्यम से 8 व्यक्तियों को कहाँ जाना है? चंद्रमा पे। कहाँ जाना है? चंद्रमा पे। इस 8 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो है वो देव जोशी है। ठीक, इन 8 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति देव जोशी है। ठीक, और इस अभियान का क्या नाम दिया गया? इस अभियान का क्या नाम दिया गया? इस अभियान का नाम है डियर मून प्रोजेक्ट। इस अभियान का नाम है डियर मून प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मून प्रोजेक्ट। हालांकि ये इससे पहले भी बात हुई है, नहीं तो साइंस टेक में बात होगी आपसे, जब साइंस टेक की बात होगी तो इसको विस्तृत रूप से देखा जाएगा। लेकिन डियर मून प्रोजेक्ट, ठीक है, जब हम साइंस टेक की बात करेंगे तो इसके अंदर साइंस टेक के अंदर स्पेस आता है, तो स्पेस के अंदर जब बात करेंगे तो विस्तृत रूप से बात करेंगे। अभी चूंकि पर्सनालिटी की बात हो रही है, तो देव जोशी क्या है? बालवीर जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है, जिसके स्पेस क्राफ्ट से ये जा रहे हैं। इसको प्रोजेक्ट को नाम किया गया डियर मून, और ये यात्रा कहाँ की होगी? चंद्रमा की। पहली बार ऐसा हो रहा है प्यारे बच्चों की इस तरीके के नागरिक उड़ाने, नागरिकों के द्वारा, नागरिक जो है जा रहे हैं चंद्रमा पे। ठीक है, तो आपको पता है चर्चित व्यक्ति के ऊपर हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा नीरस जरूर हो जाती है ये क्लास, क्योंकि ये टोटली आपका फैक्ट है, इसमें बहुत कुछ करने के लिए नहीं होता है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताते चलें। ठीक है, तो सारी चीजें आप समझ गए। अगला देख लीजिए, पंडित शिव कुमार शर्मा। एक अगली पर्सनालिटी है पंडित शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा जी, ठीक, ये है क्या? ये बहुत बड़े संतूर वादक हैं। आप अगर संतूर देखें, शास्त्रीय संगीत में संतूर, इनको ख्याति प्राप्त है। संतूर को वैश्विक स्तर, भारत के संतूर को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए संतूर वादक हैं, जिनका निधन हुआ है अभी हाल ही में। ठीक, इनका निधन मुंबई में हुआ है। इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। ठीक, निधन हो गया है। कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है, 84 वर्ष की अवस्था में। अवस्था कितनी थी? 84 ईयर, मुंबई में। ठीक, मुंबई में। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इन जगह पे मैं आपको बताता चलूंगी। हाल ही में भारत के फेमस संतूर वादक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? पंडित शिव कुमार शर्मा। या हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से क्या बजाते थे या किस लिए फेमस थे? तो संतूर वादक थे। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, पीसीएस के एग्जामों में और अन्य एग्जामों में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है दो तरीके से। इनका नाम पूछ करके पूछ लेगा कि ये कौन थे, या ये पूछ लेगा कि हाल ही में एक फेमस संतूर वादक का निधन हुआ, उनमें उनका क्या नाम था? तो पंडित शिव कुमार शर्मा। दूसरी बात यह है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ हुई थी तो उनकी एज भी पूछ ली थी। तो हालांकि ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज भी पूछी जा सकती है, इसीलिए एज लिख दिया है। ससरी निगाह से देख लीजिए, कोई विशेष फेमस पर्सनालिटी होगी जिसका लगेगा कि नहीं इसकी एज भी बिल्कुल आ सकती है, तो उसके बारे में हम जरूर बताएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, एक इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी की एज भी पूछ ली थी। मेरे ख्याल में जहां तक मुझे याद आ रहा है 92 या 93 एज थी उस समय उनकी, जब उनकी डेथ थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रियंका मोहिते अगली पर्सनालिटी है।
प्रियंका मोहिते। कौन है प्रियंका मोहिते, इनके बारे में जानते हैं। अगली पर्सनालिटी हमारी प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की रहने वाली है, ठीक, महाराष्ट्र की रहने वाली। इन्होंने क्या किया है कि कंचनजंगा पर चढ़ने के बाद, कंचनजंगा माउंट कंचनजंगा जो है उस पर चढ़ने के बाद, मतलब इन्होंने चढ़ाई की कंचनजंगा की, कंचनजंगा की चढ़ाई की। अब कंचनजंगा के चढ़ने के बाद से 8,000 मीटर से ऊपर, 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हो गई है भारत की, ठीक, चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला हो गई। मतलब ये है कि ये कंचनजंगा के साथ साथ में 8,000 मीटर से ऊपर की लगभग 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला हो गई है। अब इन्होंने क्या किया है, अन्नपूर्णा पे चढ़ाई करी, ठीक, अन्नपूर्णा पे भी चढ़ दिया इन्होंने, ठीक। अब अन्नपूर्णा की जो ऊंचाई है 8,091 है। एवरेस्ट की भी चढ़ाई की इन्होंने, एवरेस्ट पे भी चढ़ दिया है इन्होंने, ठीक। किलिमंजारो पर भी चढ़ दिया है, ठीक है, किलिमंजारो पे भी चढ़ दिया है। एक लोत्से है, माउंट लोत्से है, उस पे भी चढ़ दिया है, ठीक है, लोत्से पे भी चढ़ाई कर दी है इन्होंने, ठीक। किलिमंजारो हो गई, लोत्से हो गई, मैकाले पर भी चढ़ दिया है, ठीक, नोट कर लीजिए आप अगर नोट करना चाहें, मैकाले पर भी चढ़ दिया है। तो ये लगभग 5 चोटियों पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हो गई है, ठीक है। यही इनकी खास बात है। क्या नाम है, प्रियंका मोहिते। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे पहले एग्जामों में, इसीलिए भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट दे देते हैं। अगले हैं देव सहायम पिल्लई। पर्सनालिटी है देव सहायम पिल्लई, ठीक, पिल्लई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? देव सहायम पिल्लई जो है कन्याकुमारी में इनका जन्म हुआ था, कन्याकुमारी में। पहले ये भारतीय आम नागरिक हैं, ठीक, पहले भारतीय आम नागरिक हैं, भारतीय आम नागरिक हैं जिनको 300 वर्षों बाद वेटिकन सिटी के, ठीक, 300 वर्षों बाद इनको संत की उपाधि दी गई, ठीक, वर्ष बाद संत की उपाधि दी गई, ठीक, संत की उपाधि दी गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम, संत की उपाधि दी गई। संत की उपाधि देता कौन है? वेटिकन सिटी में पोप हैं, जो वेटिकन सिटी के पोप हैं वो देते हैं, वही इस संत की उपाधि देते हैं। यानी कि वेटिकन सिटी के पोप का नाम क्या है? पोप फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस, ठीक, पोप फ्रांसिस नाम है। पोप फ्रांसिस ने 300 वर्षों बाद संत की उपाधि दी, किसको? देव सहायम पिल्लई को, ठीक है। इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था, ये हिंदू थे पहले, बाद में इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था, हिंदू थे जो बाद में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था, और ये संत बना, संत की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी, ठीक। कन्याकुमारी में जन्म इनका नीलकंठ पिल्लई, इनका अगर मूल नाम देखा जाए, मूल नाम इनका था नीलकम पिल्लई, ठीक, नीलकम पिल्लई नाम था इनका, नीलकंठ पिल्लई नाम था, ठीक है, नीलकंठ पिल्लई नाम था इनका, ठीक है। तो इतना यहां से इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जानने की जरूरत है। देव सहायम पिल्लई को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले भारतीय हैं जिन्हें संत की उपाधि दी गई, जो आम भारतीय, उनको मदर टेरेसा को भी संत की उपाधि दी गई है, और भी 1-2 लोगों को संत की उपाधि दी गई है, लेकिन अभी लेटेस्ट में ये है, ठीक। आइए आगे बात कर लेते हैं। क्या है? मैन ऑफ द होल। अगला है मैन ऑफ द होल। क्या है ये? मैन ऑफ द होल क्या है? आप जानते हैं कि मैन ऑफ द होल क्या है? आप जानते हैं ब्राजील के वर्षा वन में, ब्राजील में जो वर्षा वन है, ब्राजील में, ठीक, वर्षा वन में 26 साल से अपने कबीले में अकेले व्यक्ति रह रहा था। एक व्यक्ति जो है 26 वर्षों से अकेले रह रहा था, अकेले, ठीक। और वो अमूमन जानवरों से बचने के लिए अपने कबीले का, ये प्रथा, एक ही व्यक्ति बचा था, अपने कबीले का आखिरी व्यक्ति था ये, ठीक, अपने कबीले का आखिरी व्यक्ति, ठीक है।
कबीले का आखिरी व्यक्ति था ये, और ये अपने जानवरों से बचने के लिए गड्ढे में रहता था, ठीक है, गड्ढे में रहता था ये जानवर बचने के लिए, इसीलिए इसको मैन ऑफ द होल कहा गया। इसका निधन हो गया, इसकी डेथ हो गई, ठीक, इसकी मौत हो गई, ठीक है। तो ये एक तरीके का अकेले व्यक्ति था जिसकी डेथ हुई है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। मैन ऑफ द होल के नाम से फेमस था ये विश्व में। अभिजीत सेन, अगले पर्सनालिटी हमारे अभिजीत सेन। अभिजीत सेन ये एक अर्थशास्त्री हैं जिनका निधन हो गया। क्या है? अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री थे जिनका निधन हो गया। सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से अभिजीत सेन थे अर्थशास्त्री, म्यूजिक कंपोजर, वैज्ञानिक, इस तरीके से देता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर डेथ ना पूछ करके, अगर अमूमन, क्योंकि हाईलाइट ये नाम है अभिजीत सेन जिनका निधन हुआ है अभी हाल ही में, ठीक, तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो है निधन ना पूछ करके इस पर्सनालिटी को पूछ लेता है कि ये थे कौन, तो ये अर्थशास्त्री थे, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब आदमी पूछता है कि हमने तो ये याद किया था और ये निधन पूछा ही नहीं, आपने पता लगा डेथ याद किया है और ये डेथ तो पूछा ही नहीं एग्जाम में, सीधे अभिजीत सेन को पूछ लेते कि थे कौन ये। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो वन लाइनर तो होंगे लेकिन एक नंबर आपको देके चले जाएंगे, ठीक। अर्थशास्त्री थे, 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, 72 वर्ष के थे इनका निधन हुआ है, ठीक। अभिजीत सेन का अर्थशास्त्री थे, ठीक। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। जे ईरानी, जे ईरानी, इनको कहा जाता था स्टील मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता था? स्टील मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उद्योगपति थे, बड़े उद्योगपति थे, आप जानते होंगे जे ईरानी, ठीक। जमशेद जीजी ईरानी, इनका नाम था जमशेद जीजी ईरानी। इनका निधन हुआ 86 वर्ष की अवस्था में, 86 वर्ष की अवस्था में जमशेदपुर में हुआ है, ठीक। जमशेदपुर में हुआ है, और जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, ठीक, झारखंड में पड़ता है। और झारखंड की राजधानी कहाँ होती है? रांची होती है, रांची झारखंड की राजधानी है। ये जानकारी के लिए बता दिया। 86 वर्ष की अवस्था में जमशेदपुर में इनका निधन हुआ। सीधे सीधे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि जे ईरानी का हाल ही में निधन हो गया, ये जमशेदपुर, कहाँ निधन हुआ है? जमशेदपुर में। और ये कौन से उद्योगपति थे? ध्यान रखिएगा, ये उद्योगपति थे, जे ईरानी, जमशेद ईरानी, ये उद्योगपति थे जिनका निधन हुआ है। नेक्स्ट और आखिरी पर्सनालिटी को देख लेते हैं क्या है। शेखर जोशी, हिंदी साहित्यकार थे। शेखर जोशी, शेखर जोशी, ठीक है, हिंदी साहित्यकार थे। कौन थे ये? हिंदी साहित्यकार थे, हिंदी साहित्यकार थे प्यारे बच्चों। और इनका निधन जो हुआ है 90 वर्ष की अवस्था में गाजियाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? 90 वर्ष की अवस्था में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद। 90 वर्ष की अवस्था में कहाँ हुआ? गाजियाबाद में हुआ है, ठीक। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्पेशल का भी क्वेश्चन हो जाएगा। गाजियाबाद में इनका निधन हुआ है। मुश्किल से 2-3 और ये आपकी पर्सनालिटीज होंगी इसमें बची हुई, और उसके बाद से हम ले देंगे इसके साथ में ही सैन्य, कुछ नियुक्तियां लेनी है, कुछ नियुक्तियां यानी कि 3-4 पर्सनालिटी और बची होंगी इसमें। उसके बाद कुछ अपॉइंटमेंट ले लेंगे जो अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे पता लगे कि कोई सेना अध्यक्ष बदले हैं उनका अपॉइंटमेंट है, या किसी बड़े संस्थान का कोई अध्यक्ष नया नियुक्त किया गया है उसका है। इस तरीके का अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियां ले लेंगे। और उसके बाद से ले लेंगे सैन्य अभ्यास यानी कि मिलिट्री प्रैक्टिसेस, जहां से एक एक क्वेश्चन, ये सब कुछ सेगमेंट आपके एक एक क्वेश्चन देने वाले हैं। जो मोटा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि जो मोटा सेगमेंट था वो हमने करा दिया, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, यूपी स्पेशल, ठीक है। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन, उसके बाद बुक्स ले लेंगे, कुछ किताबें हैं, किताबों में से भी एक क्वेश्चन आता है। ये सब एक एक क्वेश्चन के सेगमेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको देके चले जाएंगे, ठीक। और इनमें विशेष रूप से हम काफी शॉर्ट करके आपको दे रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से बाहर जितना आपको बता रहे हैं, अगर आप मैगजीन उठा करके देखेंगे तो दुनिया भर के बहुत सारे पर्सनालिटी दिए रहेंगे उल्टे सीधे, लेकिन उसमें शॉर्ट करके जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताता चलूं जानकारी के लिए कि आप बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, ये जो भी कुछ हम बता रहे हैं अभी तक,
जितनी क्लास हुई हैं उसमें अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के बीच की हैं। अगर कोई एग्जाम अगर आपका मई में पड़ता है, उदाहरण के लिए अगर हम बात कर लें कि 14 मई का एग्जाम अगर पीसीएस का है, तो ये याद रखिए लगभग 1 वर्ष का करंट अफेयर्स पूछता है। यानी कि अगर ये 14 मई को पूछता है तो ये 14 दिन को हटा दीजिए, आप ये मान के चलिए कि मई से लेकर के मई 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक, ठीक, मई 2022 से लेकर अप्रैल लास्ट 2023 तक का लगभग करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। इसलिए उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनका एग्जाम भी होना है बीच में उन सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी हम यहाँ से अप्रैल से दिसंबर तक ले रहे हैं। इसके समाप्त होने के बाद हम आपको जनवरी 2023 से अभी तक, यानी कि ये आपका एक तरीके से मार्च समाप्त होगा, ठीक है, तो उसके बाद से अप्रैल स्टार्ट हो गया तो अप्रैल आखिरी तक जाते जाते जैसे ही समाप्त होगा तो अप्रैल और मई, अप्रैल लास्ट तक का इकट्ठा आपको करा देंगे और कुछ हिस्सा मई का भी कराएंगे, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की नहीं, पूरा पैकेज है आपके लिए, और एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं जाएगा। क्वेश्चनों की संख्या मैंने आपको बताया 25 से 30 रहती है, जिसमें से आराम से 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन तक आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जय हिंद, नमस्कार।